नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का एग्जाम मॉन्क चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस का 70वीं बीपीएससी के लिए जो टेस्ट पेपर 24 है, जो फुल लेंथ टेस्ट पेपर है, उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, इस टेस्ट पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन है, जिसके पहले 110 क्वेश्चन को हम लोग प्रीवियस 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी हम लोग इस टेस्ट पेपर के जो आखिरी 40 क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 111 से। हम लोग 110 तक का डिस्कशन पहले वीडियो में कर चुके हैं। आज 111 का क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले यह एक डिस्क्लेमर है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 111 जो है, आपको यह कह रहा है, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दुर्गावती रिजर्वायर स्कीम। तो दुर्गावती रिजर्वायर, इट इज बिल्ड ऑन दुर्गावती रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ बागमती रिवर। तो याद रखिएगा, जो दुर्गावती रिवर है, यह आपको ट्रिब्यूटरी जो है कर्मनासा रिवर का है। यह किसका ट्रिब्यूटरी है? यह कर्मनासा रिवर का ट्रिब्यूटरी है, यह आपको बागमती का ट्रिब्यूटरी नहीं है। यह किसका ट्रिब्यूटरी है? तो यह कर्मनासा नदी का ट्रिब्यूटरी। यह पॉइंट गलत है पहला। बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस स्कीम आर कैमूर एंड रोहतास। तो याद रखिएगा, यह कर्मनासा नदी का जो ट्रिब्यूटरी है दुर्गावती, इसका बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कैमूर और रोहतास। ये पॉइंट सही है। इट सर्व्स ओनली टू पर्पस, इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो यह भी पॉइंट सही है, यह केवल 2 पर्पस सर्व करता है, इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला जो है इसका आपको गलत है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। याद रखिएगा, 111 का क्या आंसर रहेगा? आपको ऑप्शन बी। एक बार हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, तो ये जो है, ये जो दुर्गावती रिजर्वायर प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पर है? इसका एक और नाम है करमचाट डैम। करमचाट डैम इसको कहते हैं, और यह आपको कर्मनासा नदी। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड टूरिस्ट साइट इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट, लोकेटेड हियर, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। और आफ्टर द सीवियर फ्लड 19 द दुर्गावती रिजर्वायर प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड टू इरिगेट द अनइरिगेटेड प्लेन्स ऑफ द रोहतास। तो ये कहाँ पर है? यह याद रखिएगा, यह रोहतास में है, और यह आपको कर्मनासा नदी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, बेगूसराय, समस्तीपुर, नालंदा, जमुई और खगड़िया। व्हिच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट गिवन अबव आर पार्ट ऑफ मुंगेर डिवीजन। तो हम लोग को मालूम है, बिहार में टोटल 9 डिवीजन है। बिहार में कितने डिवीजन है? टोटल 9 डिवीजन है, जिसमें से आपको मुंगेर डिवीजन में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? तो बेगूसराय आता है मुंगेर डिवीजन में, खगड़िया आता है मुंगेर डिवीजन में, आपको जमुई आता है मुंगेर डिवीजन में, समस्तीपुर नहीं आता है, नालंदा आपको पटना डिवीजन में आता है। तो एक बार हम देख लेते हैं आंसर क्या रहेगा। वैसे 1, 2 और 4, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। 112 का क्या आंसर होगा? आपको ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर बिहार के मैप में हम आपको दिखा रहे हैं। तो यह है आपको बिहार का डिवीजन मैप। तो यहाँ देखिए, ये जो है आपको मुंगेर डिवीजन, यहाँ मुंगेर डिवीजन कौन कौन सा है? बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। याद रखिएगा, मुंगेर डिवीजन में आता है बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, खुद लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। नालंदा आपको कहाँ आता है? पटना में। और समस्तीपुर जो है आपको कौन सा डिवीजन में है? तो दरभंगा डिवीजन में। समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी जो है आपको दरभंगा डिवीजन में। ठीक है, यहाँ पर देख सकते दुर्गावती कैनाल कब बना है। दुर्गावती यहाँ पर दिया था ना, कैमूर डिस्ट्रिक्ट कर्मनासा नदी का है। तो हमने आपको बता दिया दुर्गावती कैनाल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to Wilkinson rule, consider the following statement. The Wilkinson rule, it was created by Captain Thomas Wilkinson, popularly known as किसुन साहब। तो यह पॉइंट सही है। It was implemented in 1839 for the कोल्हन रीजन। तो यह पॉइंट गलत है। कोल्हन रीजन के लिए 1837 में यह इंट्रोड्यूस किया गया था, विल्किंसन रूल। It aims to establish a separate administrative setup for Kolhan region, recognizing the authority of tribal Munda Manki customary law। ये तीसरा पार्ट आपको सही है। इसमें आपको यहाँ जो 1839 किया है, ये गलत है। क्या होगा? ये 1837 होगा। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड आपको गलत है। इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट जो है 113 का आंसर होगा आपको आंसर बी। एक बार हम लोग इस विल्किंसन रूल को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। इसको जो इंप्लीमेंट किया गया है, यह भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए, विल्किंसन रूल, विल्किंसन रूल जो है आपको कब लाया गया था, कहां पर लाया गया था, उसके पीछे का बैकग्राउंड रीजन क्या है। तो देखिए, कोल रिबेलियन जो आपको 1831 से 1832 के बीच में हुआ, जिसका मेन जो लीडर है बुधु भगत था। यह कोल रिबेलियन जब झारखंड में हुआ, तो इसको सप्रेस करने के लिए जो यहाँ पर ब्रिटिश एजेंट था, उस ब्रिटिश एजेंट जो गया सप्रेस करने के लिए, उस ब्रिटिश एजेंट का क्या नाम था? आपको विल्किंसन, कैप्टन थॉमस विल्किंसन।
So the responsibility of governing this administrative area was entrusted to the representative governor general. First representative was known as कैप्टन थॉमस विल्किंसन। इस थॉमस विल्किंसन को हम लोग किसुन साहब के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, थॉमस विल्किंसन को हम लोग किसुन साहब के भी नाम से जानते हैं। लिखा हुआ, इट वाज द सेम विल्किंसन हु प्लेड ए लीडिंग रोल इन सप्रेशन ऑफ कोल रिबेलियन। कोल रिबेलियन को सप्रेस करने में भी ये विल्किंसन ने बहुत ज्यादा मदद किया था, लीड किया था। एंड फर्दर बिकम फेमस इन द जनरल पब्लिक बाय द नेम ऑफ किसुन साहब। Further, Wilkinson made Wilkinson rule, which was implemented in 1837 in कोल्हन एरिया। याद रखिएगा, कोल्हन एरिया में विल्किंसन रूल लगाया गया था। कोल रिबेलियन को सप्रेस करने के बाद इसने किया था, तो कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने किया था। और विल्किंसन रूल जो है फिर से झारखंड में यह लागू किया गया। विलेज हेड इन झारखंड कोल्हन सेट टू गेट जुडिशियल पावर अंडर द ब्रिटिश रूल स्टिल। तो याद रखिएगा, ये कोल्हन में जो इलाका है वहां पर फिर से विल्किंसन रूल स्टार्ट हो रहा है, जो आपको 1837 में विल्किंसन के द्वारा लगाया गया था। तो ये कोल्हन इलाका क्या है, तो देखिए झारखंड को 5 भाग में डिवीजन किया गया है। पलामू डिवीजन, नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, संथाल परगना डिवीजन, साउथ छोटा नागपुर डिवीजन और कोल्हन डिवीजन। तो ये जो कोल्हन डिवीजन है, इसमें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट सिंहभूम, उसके बाद वेस्ट सिंहभूम, सरिकाल। तो यह नाम, तो यहाँ याद रखिएगा कोल्हन डिवीजन, आपको झारखंड के एक डिवीजन का नाम कोल्हन डिवीजन। यहीं पर एक स्पेशल प्रोविजन लगाया गया था, जिसके तहत क्या था, जो विल्किंसन रूल। विल्किंसन रूल क्या कहता है, जो अगर कोई आदिवासी किसी से लोन लिया है तो उसका जमीन जो है, जो मनी लेंडर है या मर्चेंट नहीं खरीद सकता है। अर्थात अभी भी आप जो है मान लीजिए झारखंड के पर्टिकुलर इलाके में आप जाके वहां से डायरेक्टली जमीन नहीं खरीद सकते, वही SC ST और वहां जो ट्राइब है वही उस जमीन को खरीद सकता है। तो ये विल्किंसन रूल दिखेगा। आफ्टर में कोल इंसरेक्शन इन द एरिया सॉ द बर्थ ऑफ ए रूल ड्राफ्टेड बाय एजेंट कैप्टन विल्किंसन व्हिच लेड डाउन दैट नो सेल, ट्रांसफर और मॉर्गेज ऑफ any landed property on account of claim for rent or any other account shall be legal until the authority of the governor general agent for such sale or transfer or mortgage shall have been obtained। तो जब तक आप गवर्नर जनरल एजेंट से परमिशन नहीं ले लेते हैं तब तक आप जो है जमीन वहां पर नहीं खरीद सकते। तो ये विल्किंसन रूल था। इसके अलावा ये जो कोल्हन वाला इलाका था वहां पर जो जुडिशरी का पावर भी वहां के जो ट्राइब के लोग थे उसी को दिया गया था। तो देखिए वहां एक न्याय पंचायत बनाया गया। द न्याय पंचायत क्वासी पुलिस फोरम ऑफ मानकी वो हैड द पावर टू हैंडल सिविल डिस्प्यूट, टाइटल सूट्स और ज्यूरी सिस्टम भी बनाया गया था। यहाँ जुडिशरी का नियम अलग था कोल्हन इलाके में विल्किंसन रूल के अनुसार, देखिए 1837 में। और जुडिशरी का भी नियम अलग था और आप जमीन खरीद बिक्री का भी नियम यहाँ पर अलग था। तो यह था आपको कोल्हन का इलाका झारखंड का, जहाँ विल्किंसन रूल लगाया गया था 1837 में। और यह आपको क्यों लगाया गया था, तो कोल रिबेलियन के बाद लगाया गया था। तो इतना याद रखिएगा। यहाँ पर 2 शब्द है, मानकी। मानकी का मतलब क्या है, ट्रेडिशनल ट्राइबल पंचायत हेड को मानकी कहा जाता था, और जो विलेज हेड होते थे, उसको मुंडाज कहा गया था। विलेज हेड मुंडाज। तो इतना इंफॉर्मेशन आपको विल्किंसन रूल के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं विल्किंसन रूल के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, Who authored the book भवानी मंदिर। तो भवानी मंदिर बुक जो है आपको किसके द्वारा लिखा गया, तो सर अरविंदो घोष के द्वारा यह भवानी मंदिर बुक पब्लिश किया गया था। कब पब्लिश किया गया भवानी मंदिर बुक, यह भी हमको मालूम होना चाहिए। तो भवानी मंदिर बुक जो है आपको पब्लिश किया गया था 1905 के आसपास। तो देखिए भवानी मंदिर का भी इंफॉर्मेशन एक बार देखते हैं। भवानी मंदिर को, भवानी मंदिर जो है देखिए, यह है भवानी मंदिर, सर अरविंदो घोष के द्वारा जो लिखा गया है। यहाँ पर ये बांग्ला में है और यहाँ पर देखिए इसके लिखा गया भवानी मंदिर पम्पलेट रिटेन इन 1905 बाय अरविंदो घोष एंड इंडियन इंडिपेंडेंस फाइटर इन फिलोसफर। तो इंडियन मूवमेंट को इंस्पायर करने के लिए, लीड करने के लिए भवानी मंदिर लिखा गया था अरविंदो घोष। तो अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये लोग जो है आपको एक लीडिंग रोल अदा करते हैं इंडियन कांग्रेस में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में। कब से कब तक, 1905 से लेकर 1917 तक मान के चलिए। 1905 से लेकर 1917 तक, जब तक कि गांधी जी नहीं आ जाते। ये लोग एक्सट्रीमिस्ट कहलाते हैं, ये लोग रेडिकल कहलाते हैं, ये लोग मिलिटेंट नेशनलिस्ट कहलाते हैं। तो इतना याद आपको होना चाहिए। तो ये हो गया आपको भवानी मंदिर जो आपको अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपको सही है। तो देखिए अनुशीलन समिति आपको झारखंड में, झारखंड वेस्ट बंगाल में बना था। अनुशीलन समिति आपको 1902 ईस्वी में अनुशीलन समिति पश्चिमी बंगाल में बना था। उसका जो ब्रांच है बिहार में किसने बनाया, उस पर क्वेश्चन है। तो सचिंद्रनाथ सन्याल इस्टेब्लिश द ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति पटना इन 1912। तो याद रखिएगा यह कब इस्टेब्लिश किया गया है, तो यह 1913 में इस्टेब्लिश किया गया था। अनुशीलन समिति का पटना में ब्रांच सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा 1913 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये बीपीएससी में पूछा भी है एक बार। तो याद रखिएगा 1912 ये जो डेट दिया गया है यह आपको गलत है। उसके बाद बंकिम चंद्र मित्र वाज टास्क्ड विद लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो यह पॉइंट सही है। यह बंकिम चंद्र मित्र को रिस्पांसिबिलिटी दिया गया था अनुशीलन समिति का जो पटना में ब्रांच था उसको लीड करने के लिए। तो पहला पॉइंट आपको गलत है, सेकंड सही है। तो इसमें पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन है, तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है यह आपको इनकरेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है आपको इनकरेक्ट है इसमें।
हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक थोड़ा सा इनका इंफॉर्मेशन जो है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बार इनको हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये इनके द्वारा बुक देखिए, ये है सचिंद्र नाथ सन्याल। इनका एक बुक भी बहुत फेमस है, बंदी जीवन। देखिए सचिंद्र नाथ सन्याल का जो बुक है यह भी फेमस है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। कौन सा बुक है? बंदी जीवन बुक, बंदी जीवन बुक है। और इन्होंने आपको जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो 1924 में हुआ था उसके ये फाउंडर भी थे, ये फाउंडर में थे। और सन्याल फाउंडेड ए ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913। तो यह भी पॉइंट याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया था, आपको एक ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति जो है पटना में एस्टैब्लिश किया था। कब? तो 1913 ईस्वी में एस्टैब्लिश किया था। ही वाज मेंटर फॉर रिवॉल्यूशनरी लाइक चंद्रशेखर आजाद, जतेंद्र नाथ दास, भगत सिंह, तो इन लोग के मेंटर थे। तो यह भी पॉइंट आपको याद रखिएगा। अनुशीलन समिति का बना था तो 24 मार्च 1902 को अनुशीलन समिति आपको पश्चिमी बंगाल में बना था। तो अनुशीलन समिति का और सचिंद्र नाथ सन्याल का यह इंफॉर्मेशन भी मालूम होना चाहिए आपको। इसके अलावा जो 1912 में इन पर दिल्ली कंस्पायरेसी ट्रायल चला गया था, क्योंकि सचिंद्र सन्याल और रास बिहारी बोस अटैक द वायसराय हार्डिंग व्हाइल ही वाज मेकिंग एंट्री इनटू न्यू कैपिटल ऑफ दिल्ली आफ्टर एनरोलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन। हार्डिंग वाज इंजर्ड बट लेडी हार्डिंग वाज अनस्केथ्ड। तो 1912 में सचिंद्र नाथ सन्याल जो है आपको वायसराय को मारने का कोशिश किया था। 1913 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, आपको अनुशीलन समिति का पटना में ब्रांच ओपन किया था। तो यह इतना इंफॉर्मेशन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विद रेफरेंस टू ब्रांच ऑफ होम रूल लीग इन बिहार कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ब्रांच ऑफ होम रूल लीग जो है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इट वाज फाउंडेड इन 1915 इन पटना। तो याद रखिएगा, होम रूल लीग जो पूरे भारत में अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था और सितंबर 1916 में आपको एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पर जो दिया गया है 1915, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो बिहार में भी आपको होम रूल लीग 1916 में ही स्टार्ट हुआ था। तो ये 15 नहीं। मौलाना मजरूल हक बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ होम रूल लीग ब्रांच इन पटना। तो यह पॉइंट से मौलाना मजरूल हक जो है आपको प्रेसिडेंट थे इस होम रूल लीग के। उसके बाद दीप नारायण सिंह एंड ब्रह्मदेव नारायण हुए मेड सेक्रेटरी। तो यह पॉइंट आपको गलत है। इसमें से कौन सा सही है? केवल सेकंड सही है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार हम लोग इस होम रूल लीग जो बिहार में बना है उसको भी थोड़ा सा डिटेल ढंग से देख लेते हैं। यहाँ पर होम रूल लीग का इंफॉर्मेशन तो देखें, ए ब्रांच ऑफ होम रूल लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन पटना इन दिसंबर 16, 1916। तो याद रखिएगा यहाँ क्या लिखा गया है, जो 16 दिसंबर 1916 को आपको होम रूल लीग का ब्रांच कहाँ पर ओपन हुआ? पटना में हुआ। किसके द्वारा? तो मौलाना मजरूल हक एज प्रेसिडेंट, खान बहादुर सरफराज हुसैन एंड राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिंह एज वाइस प्रेसिडेंट। तो मौलाना मजरूल हक जो थे ये बिहार होम रूल लीग के प्रेसिडेंट बने। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो खान बहादुर सरफराज हुसैन एंड राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिंह इसके आपको वाइस प्रेसिडेंट थे। और सेक्रेटरी कौन बना? तो चंद्रवंशी साहब और बीजनाथ नारायण सिंह जो है यह आपको क्या बना है? सेक्रेटरी बना है। तो यह भी पॉइंट आप याद रखिएगा, जो होम रूल लीग के सेक्रेटरी किसको बनाया गया है? तो बीजनाथ नारायण सिंह और चंद्रवंशी साहब को बनाया गया। हमारे क्वेश्चन में जो दिया गया था दीप नारायण सिंह और ब्रह्मदेव यादव, तो ये ब्रह्मदेव नारायण, तो दीप नारायण सिंह को सेक्रेटरी नहीं बनाया गया, आपको दीप नारायण सिंह को नहीं बनाया गया और ब्रह्मदेव नारायण को भी सेक्रेटरी नहीं बनाया गया। ब्रह्मदेव नारायण को नहीं सेक्रेटरी बनाया गया। आपको किसको सेक्रेटरी बनाया गया? तो चंद्रवंशी साहब और बीजनाथ नारायण सिंह को होम रूल लीग का सेक्रेटरी बनाया गया। तो ये आपको याद रहेगा। तो आपको समझ में आ गया, इसमें से दीप नारायण सिंह और ब्रह्मदेव नारायण नहीं है, इसका आंसर केवल बी हो जाएगा। अगला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चंपारण इंक्वायरी कमिटी। द कमिटी वाज फाउंड इन 1917। याद रखिएगा यह बात सही है। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह के लिए 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचते हैं। 5 दिन ये मुजफ्फरपुर में रुकते हैं, फिर 15 अप्रैल को यह मोतिहारी पहुंचते हैं चंपारण सत्याग्रह के लिए। इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है चंपारण इंक्वायरी कमेटी बनता है कब? 1917 में। तो ये पॉइंट से इट वाज हेडेड बाय एफजी सलाह द कमिश्नर ऑफ सेंट्रल प्रोविंस। तो यह भी पॉइंट सही है। एलजी आदामी, हरिहर प्रसाद नारायण सिंह, डीजी रीड एंड महात्मा गांधी वे मेंबर ऑफ दिस कमिटी। तो यह भी पॉइंट आपको सही है। उसके बाद इसमें कौन सा पॉइंट सही है? तो देखते हैं, चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1917 वाज बेस्ड ऑन कमीशन फंडिंग। तो यह याद रखिएगा, चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1917 वाज बेस्ड ऑन कमीशन फंडिंग। तो इसमें से यह जो है कमीशन फंडिंग के आधार पर किया गया था। तो इसमें से कौन सा सही है? तो 1, 2, 3,
फोर्थ जो है आपको सही है, ठीक है। चंपारण एक्ट वाज पास बेस्ड ऑन चंपारण एग्रीरियन एक्ट 1917। अच्छा, ये चंपारण एग्रीरियन एक्ट 1918 में पास हुआ था, इसलिए हम 1917 दिया है, इसलिए ये गलत है। ये क्या होगा 1918। तो चंपारण एग्रीरियन एक्ट 1918 में पास हुआ था, यह इसलिए चंपारण एग्रीरियन एक्ट 1918 कहलाएगा। इसमें से आप देखिए ऊपर का जो 3 है यह सही है, लास्ट जो 4 है वह आपको गलत। हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं, चंपारण एग्रीरियन एक्ट को डिटेल में। आपको चंपारण का जो एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी बना था, चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड उड़ीसा इन रेजोल्यूशन डेटेड ऑन द 10th जुलाई 1970। तो ये कमेटी कब बना, तो 10 जुलाई 1917 को कमेटी बना, और ये प्रेस में कब पब्लिश हुआ, तो 12 जुलाई को पब्लिश किया गया। इसके मेंबर कौन कौन थे, द फॉलोइंग कमेटी वाज अकॉर्डिंगली अपॉइंटेड विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट थे एफ.जी. स्लैक, एक आदमी जो इसके मेन थे प्रेसिडेंट, वह कौन है, एफ.जी. स्लैक। उसके मेंबर्स कौन थे, देखिए आपको मेंबर्स का एक नाम है एल.सी.आर. आदमी, केवल नाम याद रखिए, इनका डेजिग्नेशन याद रखने की हमको जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है दूसरे आदमी जो है इसमें राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह, राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह इसके दूसरे मेंबर हैं। तीसरे मेंबर कौन है, तो डीजी रेड मेंबर इसके हैं। उसके बाद जी रैनी भी इसके मेंबर है, जी रैनी इसके मेंबर है चौथा। और पांचवा कौन है, एम.के. गांधी, महात्मा गांधी। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट का नाम एग्जाम में बार बार पूछता है, इतने मेंबर का तो नाम याद रहेगा नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट का नाम याद रखिएगा। कब अपॉइंट हुआ था, तो 10 जून 1917 को अपॉइंट हुए थे। और इसके मेंबर कौन कौन है, एल.सी. आदमी, उसके बाद राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह, उसके डीजी रेड, जी रैनी और एम.के. गांधी। सेक्रेटरी भी था इसमें E.L. टेनर इसका सेक्रेटरी था, E.L. टेनर सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट एफ.जी. स्लैक, और इसके अलावे भी आपको 5 आदमी इसके मेंबर थे। इसके आधार पर देखिए, द चंपारण एग्रीरियन एक्ट रिसीव्ड द एसेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑन 1 मई 1918। तो 1 मई 1918 को यह पास किया गया था, यह 1 मई 1918, इसलिए चंपारण एग्रीरियन एक्ट 1918 हुआ, न कि 1917। तो फोर्थ ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि वहां पर 1917 का डेट दिया गया। तो चंपारण एग्रीरियन एक्ट कब पास हुआ था, तो 1 मई 1918। तो यह भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यह आपको पता चलिए चंपारण एग्रीरियन एक्ट 1918 में पास हुआ था, ये 17 में नहीं। तो 1 2 3 इसका सही है, आपको 4 तो जो है गलत। उसके बाद देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बिहार हेराल्ड के फाउंडर कौन है, बिहार टाइम्स के फाउंडर कौन है, मदरलैंड के फाउंडर कौन है, बिहार के फाउंडर कौन है। तो बिहार में जो पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ है वो बिहार हेराल्ड है। बिहार का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया है किसके द्वारा, गुरु प्रसाद सिंह, जो बंगाली थे। यह बिहार हेराल्ड कब पब्लिश किया गया, तो मैक्सिमम बुक में आपको जो बीपीएससी का बुक में उसमें आपको मिलेगा डेट 1875, लेकिन जो यह न्यूज़पेपर है उस न्यूज़पेपर में खुद लिखा हुआ है डेट कितना, 1874। और कहीं कहीं आपको बुक में जो एकेडमिक बुक है, रिसर्च वाला बुक है, उसमें 1872 भी मिलता है। तो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा डेट सही मानते हैं। बिहार हेराल्ड मैक्सिमम बीपीएससी ओरिएंटेड बुक में 1875 मिलता है। हम लोग ये चारों का जो है एक बार हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यह बिहार हेराल्ड न्यूज़पेपर है, यहाँ देखिए स्टार्टेड इन 1874, क्या लिखा हुआ है, 1874 पब्लिश्ड एवरी सैटरडे। तो ये बिहार हेराल्ड कब है, 1874 में स्टार्ट किया गया था, पब्लिश्ड एवरी सैटरडे। और यह इसके संपादक कौन थे, तो गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार बिहार हेराल्ड का प्रकाशन शुरू किया गया 1875। तो यह जो है बीपीएससी ओरिएंटेड बुक में डेट 1875 बताया गया था। तो अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा डेट मानते हैं। तो यह हो गया आपको बिहार हेराल्ड की कहानी। दूसरा पॉइंट जो है आपको, जो बिहार में जो हिंदी न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया, ये बिहार का जो साप्ताहिक हिंदी न्यूज़पेपर है वह कौन सा था, तो बिहार में 1872 ईस्वी में, बिहार में पहला 1872 ईस्वी में जो साप्ताहिक न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था वो कौन था, बिहार बंधु। याद रखिएगा, इसको पब्लिश किसने किया था, तो मदन मोहन भट्ट ने पब्लिश किया था। कब, 1872 ईस्वी में। इसी यही बिहार बंधु जो कलकत्ता से पब्लिश हो रहा था, इसको शिफ्ट किया गया कहां पर, 1874 में पटना से ये पब्लिश होने लगा। यह 1874 में पटना से पब्लिश होने लगा। और इस समय जब पटना से यह बिहार बंधु पब्लिश होने लगा तो मदन मोहन भट्ट का जो भाई था केशव राम भट्ट, मदन मोहन भट्ट का जो भाई था केशव राम भट्ट, इसको पब्लिश करना शुरू कर दिया। तो यह याद रखिएगा, बिहार का जो पहला साप्ताहिक हिंदी अखबार है वह है बिहार बंधु, जो 1872 में स्टार्ट किया गया था मदन मोहन भट्ट के द्वारा। यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है वह देखिए, आपको ऑप्शन में दिखाते हैं जो क्या है। देखिए यहाँ दिया है बिहार बंधु और केशव राम भट्ट। तो केशव राम भट्ट जो है इसके फाउंडर नहीं है, केशव राम भट्ट इसके फाउंडर नहीं है। बिहार बंधु का यहाँ पर जो फाउंडर दिया गया है केशव राम भट्ट, ये नहीं है। मैक्सिमम जगह आपको बीपीएससी ओरिएंटेड जो बुक है उसमें केशव राम भट्ट बुक में नाम मिलता है। तो यह भी अब आप पे डिपेंड करता है आप इसको सही मानते हैं कि गलत मानते हैं। रियल आंसर जो है बिहार बंधु 1872 में जो स्टार्ट हुआ उसको मदन मोहन भट्ट उसका फाउंडर था। जब उसको पटना में शिफ्ट किया गया तब उसका भाई मदन मोहन भट्ट का भाई केशव राम भट्ट होता है। आप पे डिपेंड करता है आप इसको सही माने या गलत। परफेक्शन आईएएस इसको सही मानना। उसके बाद बिहार टाइम्स,
बिहार टाइम्स के जो फाउंडर थे कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। बिहार टाइम्स सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा 1894 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। याद रखिएगा 1893 ईस्वी में जब लंदन से सच्चिदानंद सिन्हा पढ़ के आते हैं तो यह बिहार में आपको बिहार टाइम्स स्टार्ट करते हैं, जो बिहार को बंगाल से अलग करने के लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर बनता है। यह बिहार को बंगाल से अलग करने के लिए बहुत एडवोकेट करते हैं। तो बिहार टाइम्स सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा कब स्टार्ट किया गया था? 1894 ईस्वी में। मदरलैंड जो है आपको मजरूल हक जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें से देखिए आंसर जो कौन सा सही है, तो 3 सही है, 3 100% सही है। बिहार बंधु जो है, बिहार का बीपीएससी स्पेसिफिक बुक समय केशव राम भट्ट दिया जाता है। तो अब आप पे डिपेंड करता है आप इसको सही मानते हैं तो मान लीजिए। परफेक्शन आईएएस के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन बी। मेरे अनुसार इसका क्या आंसर होगा? तो केवल मदरलैंड का जो इसमें मिलान सही है। तो इसका आंसर आप लोग को दिखा दिए हम आपको, केशव राम भट्ट इसका फाउंडर नहीं। आपको फिर से एक बार दिखा देते ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे और आप लोग अपने विवेक से जो इच्छा हो उसको सही मान लीजिएगा। देखिए बिहार बंधु 1872 में मदन मोहन भट्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो यह अखबार उस समय मणितला स्ट्रीट कलकत्ता से पब्लिश होता था। उसके बाद एट पटना द बिहार बंधु वाज एडिटेड बाय केशव राम भट्ट। जब यह 1872 के बाद 1874 में अखबार कलकत्ता के बजाय पटना में पब्लिश होना शुरू हो गया, तब उसको पब्लिश किसने किया है? तो केशव राम भट्ट ने किया। तो बिहार बंधु का केशव राम भट्ट से क्या कनेक्शन है और मदन मोहन भट्ट से क्या कनेक्शन है, यह आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से बिहार का पहला दैनिक अखबार जो है वो है बिहार सर्वहितैषी। यह भी याद रखिएगा। यह आपको 1890 ईस्वी में पटना से स्टार्ट हुआ था। इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे? महावीर प्रसाद। तो महावीर प्रसाद बिहार के पहले दैनिक अखबार स्टार्ट करने वाले हैं, जो बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार और बिहार का पहला साप्ताहिक हिंदी अखबार, बिहार का पहला साप्ताहिक अखबार 1872 ईस्वी में मदन मोहन भट्ट के द्वारा बिहार बंधु नाम से पब्लिश किया गया था, जो कलकत्ता से पब्लिश होता था। तो यह इंफॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए। उसी तरीके से जब यह सच्चिदानंद सिन्हा 1893 ईस्वी में लंदन से आते हैं तो यह 1894 ईस्वी में कौन सा पेपर स्टार्ट करते हैं? तो बिहार टाइम्स स्टार्ट करते हैं। और इसका जो लीडर होता है, जो एडिटर होता है बिहार टाइम्स का, एडिटर जो है वो है महेश नारायण। याद रखिएगा बिहार टाइम्स के एडिटर कौन है? महेश नारायण। या महेश नारायण 1907 ईस्वी में मर जाते हैं। उसके बाद बिहार टाइम्स जो है अपना नाम बदल लेता है और ये बिहारी नाम से अखबार चलने लगता है। बिहारी नाम से यह अखबार चलने लगता है, जो 1917 तक ये चलता है। बिहारी अखबार 1917 में तक चलता है। बिहारी अखबार के जो फेमस एडिटर है वो है महेश्वर प्रसाद। बिहारी अखबार के फेमस कौन है? महेश्वर प्रसाद। यह 1917 में खत्म हो जाता है। और फिर सच्चिदानंद सिन्हा आपको एक नया पेपर स्टार्ट करते हैं, सर्चलाइट न्यूज़पेपर आपको स्टार्ट होता है। और ये सर्चलाइट न्यूज़पेपर का जो फाउंडर एडिटर है वो है सैयद हैदर हुसैन और महेश्वर प्रसाद। और सबसे ज्यादा सर्विंग एडिटर जो है वो है मुरली मनोहर प्रसाद। तो आपको याद रखना है न्यूज़पेपर में जो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था बिहार टाइम्स, उसके बाद बिहारी, उसके बाद सर्चलाइट, इतना न्यूज़पेपर आपको मालूम होना चाहिए और उसके एडिटर होना। ठीक है, तो यह आपको बिहार हेराल्ड की कहानी आपको बता दी। और ठीक है, और मजरूल हक जो मदरलैंड स्टार्ट किए थे 1920 में, उसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, वो आपको हर जगह मिल जाएगा। तो मदरलैंड जो है स्टार्ट किया गया था मजरूल हक जी के द्वारा। तो इसका आंसर जो है मेरे अनुसार क्या है? केवल आंसर 3 होगा और परफेक्शन आइस इसको बी मानना। आपको जो अच्छा लगे आप आंसर मान लीजिएगा। अगला जो है 119 का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन 1227 से इल्तुतमिश इन्वेडेड बिहार। तो 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश बिहार को इन्वेड नहीं किया था। बिहार पर इल्तुतमिश जो है कब कब्जा किया था? तो 1225 ईस्वी में। याद रखिएगा बिहार पर इल्तुतमिश जो है बंगाल के कब्जे से बिहार को कब छुड़ाता है? तो 1225 ईस्वी में। 1227 नहीं, 1227 में भी वो अटैक करता है, लेकिन पहला बार जो इल्तुतमिश अटैक करता है तो 1225 में। इल्तुतमिश अपॉइंटेड मलिक जानी एज हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार। तो यह भी पॉइंट सही है। तो जो 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश जो है अपना जो गवर्नर है बिहार में, किसको अपॉइंट करता है? मलिक अलाउद्दीन जानी। इसका पूरा नाम क्या है? मलिक अलाउद्दीन जानी। उसके बाद क्या होता है? ये 1225 में मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में गवर्नर नियुक्त किया जाता है। बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाता है। लेकिन अगले ही साल जो बंगाल का सुल्तान है, बंगाल का सुल्तान जो है मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार से भगा देता है। फिर आपको 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश बिहार पर अटैक करता है और उसका बेटा जो है बिहार का गवर्नर बनता है। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन 2 भी सही है। परफेक्शन आईएएस केवल ऑप्शन बी को सही मान रहा है। वह यह मान रहा है जो इल्तुतमिश ने केवल 1225 ईस्वी में और एक बार ही बिहार को इन्वेड किया है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो यह दूसरा पॉइंट भी सही है। इन 1227 इल्तुतमिश इन्वेडेड बिहार, यह भी सही है। लेकिन अगर यह लिखा रहता जो इन 1227 इल्तुतमिश इन्वेडेड बिहार फर्स्ट टाइम, तो गलत होता, क्योंकि पहली बार बिहार को इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में इन्वेड किया था। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए मेरे अनुसार इसका आंसर सी होना चाहिए। परफेक्शन आईएएस इसका आंसर बी मान रहा है। अब आप लोग अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार जो आंसर मानने की इच्छा हो आप मान सकते हैं। हम आपको फैक्ट दिखा देते हैं। तो देखिए मलिक अलाउद्दीन जानी जो है आपको 1225 ईस्वी में, देखिए इल्तुतमिश एबाद वाज फोर्स्ड टू गिव अप हिज क्लेम ऑन द टेरिटरी। एबाद जो है आपको बंगाल का सुल्तान था। एक बार हम आपको बंगाल के सुल्तान की कहानी बताते हैं। देखिए
1206 ईस्वी में जब बख्तियार खिलजी मर जाता है, बख्तियार खिलजी की कहानी जो है 1198 से लेके 1206 तक रहता है। 1206 में बख्तियार खिलजी भी मरता है, 1206 में मोहम्मद गौरी भी मरता है। 1206 में बख्तियार खिलजी को कौन मार देता है? उसी का आदमी, उसी का जो सिपाही है अली मर्दान मार देता है, याद रखिएगा। तो अली मर्दान मार देता है। और उस समय जब 1206 में बंगाल का राजा कौन था, बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का जो सुल्तान था, वह सिरान खिलजी था, जो बख्तियार खिलजी के बिहार पर शासन करता। जब बख्तियार खिलजी मर गया तब आया जो बंगाल के सुल्तान, उसका नाम है मलिक इजाद या मलिक इबाउद्दीन खिलजी, मलिक इबाउद्दीन खिलजी, जो 1208 से लेकर 1210 तक का। उसके बाद अली मर्दान जो है इस इबाउद्दीन को हटा देता है 1210 से। उसके बाद फिर यह जो है इबाउद्दीन अपना नाम गियासुद्दीन इबादुद्दीन खिलजी नाम रखता है, गियासुद्दीन इबाउद्दीन खिलजी 1213 से 1270 तक रहता है। इसी के समय यह जो बंगाल का सुल्तान था, इसी के समय में आपको पहली बार इल्तुतमिश 1225 ईस्वी में अटैक करता है। और गियासुद्दीन इबाउद्दीन खिलजी जो है यह इल्तुतमिश को बोलता है हमको बंगाल में शासन करने दीजिए, बिहार का इलाका आप ले लीजिए। तो 1225 ईस्वी में मलिक अलाउद्दीन जानी जो है यह पहला बिहार का गवर्नर बन जाता है इल्तुतमिश के बिहार पर। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश दिल्ली जाता है, यह गियासुद्दीन इबाद खिलजी जो है फिर मलिक जानी को बिहार से भगा देता है, मलिक जानी को 1226 ईस्वी में भगा देता है। अब यह फिर जाता है मलिक जानी अपने मालिक के पास, इल्तुतमिश के पास, जो देखिए हमको भगा दिया फिर। तो फिर जो है 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश का बेटा नसरुद्दीन महमूद फिर से बिहार पर अटैक करता है और बंगाल का जो राजा था सुल्तान गियासुद्दीन इबाद खिलजी को पराजित करता है। और उसको पराजित करने के बाद ये 1227 से लेकर 1229 ईस्वी तक यह नसरुद्दीन महमूद जो है बंगाल में शासन करता है। और बिहार जो है में कौन शासन कर रहा है? मलिक अलाउद्दीन जानी शासन कर रहा है, मलिक अलाउद्दीन जानी फिर 1227 से लेकर 1229 तक शासन करता है। 1229 में इल्तुतमिश का बेटा मर जाता है बीमारी से। तो 1229 में यह बेटा इसका मर जाता है और ये मलिक अलाउद्दीन जानी जो था, मलिक अलाउद्दीन जानी को फिर 1229 ईस्वी में बिहार से भगा देता है। एक नया आदमी बंगाल में शासन करना स्टार्ट करता है जिसका नाम होता है अलाउद्दीन दौलत शाह। तो यह कहानी है। तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा, जो मलिक अलाउद्दीन जानी कैसे 1225 में पहले गवर्नर बना, फिर 1227 में कैसे गवर्नर बना। तो इतना इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो विद रेफरेंस टू राजा मान सिंह ऑफ अंबर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो राजा मान सिंह के बारे में यह पूछा। राजा मान सिंह जो बिहार का अकबर के समय में सबसे लंबा ड्यूरेशन का गवर्नर था। तो यह देखिए, अकबर अपॉइंटेड राजा मान सिंह एज गवर्नर ऑफ बिहार इन 1587। तो यह याद रखिएगा, जो राजा मान सिंह जो है बिहार का गवर्नर बनता है तो 1587 में सही। मान सिंह वाज गिवन द टाइटल राजा बाय अकबर आफ्टर द डेथ ऑफ भगवान दास। तो याद रखिएगा, मान सिंह के पिताजी का नाम रहता है भगवंत दास। यहाँ पर परफेक्शन आइज ने टी शब्द को साइलेंट कर दिया। तो मान सिंह के पिताजी का नाम क्या था? भगवंत दास। जब भगवंत दास भी राजा का टाइटल प्राप्त किया था अकबर से। भगवंत दास के पिताजी जो थे राजा भारमल, उसको भी टाइटल था अकबर से मिला हुआ राजा। तो भारमल की बेटी से अकबर शादी किया था। राजा भारमल जो मेवाड़ का राजा था उससे अकबर शादी किया था। तो भारमल का बेटा था भगवंत दास। जब भगवंत दास मर गया तब वो राजा का टाइटल मान सिंह को भी दिया गया। तो यह भी पॉइंट आपको सही है। यहाँ अगर आप उसको भगवंत दास सही नाम है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, याद रखिएगा भगवान दास नाम नहीं था। उसके बाद मान सिंह हैज मेड मुंगेर कैपिटल। याद रखिएगा, मान सिंह जो है आपको कैपिटल जो बनाया है वो रोहतास को बनाया था। रोहतास जो है आपको शेरशाह सूरी के समय में भी एक इंपॉर्टेंट कैपिटल था बिहार में। तो मुंगेर इंपॉर्टेंट नहीं था उस समय। तो मान सिंह हैज मेड रोहतास एज हिज कैपिटल। तो थर्ड पॉइंट गलत है, 1 और 2 इसका अब सही है अगर इस भगवान दास को भगवंत दास माने तो व्हिच ऑफ द करेक्ट है? तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन ए 1 और 2 जो है आपको करेक्ट है। याद रखिएगा 1 और 2 जो है आपको इसका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड तो 100% गलत है। और सेकंड में थोड़ा सा आपको क्या है, सेकंड में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। तो 120 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा 120 का जो दिया गया है, अच्छा इसमें करेक्ट है। तो राजा मान सिंह वाज गिवन टाइटल बाय आफ्टर द डेथ ऑफ भगवान दास। दास की मृत्यु के बाद अकबर ने मान सिंह को 3 गलत है। परफेक्शन आईएएस केवल ऑप्शन ए बता रहा है गलत, एक्सप्लेन कर रहा है जो दोनों पॉइंट सही है, लेकिन परफेक्शन आईएएस इसका ऑप्शन ए दे रहा है। यह भी परफेक्शन आईएएस का प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो याद रखिएगा, यह परफेक्शन आईएएस फिर यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक कर रहा है। एक्सप्लेन में खुद लिख रहा है जो कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, लेकिन फिर भी आंसर में ऑप्शन ए दे रहा है। तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक नाम में भी है, आंसर छापने में भी परफेक्शन आईएएस ने आपको प्रिंटिंग मिस्टेक किया हुआ है। तो आप लोग जान लीजिए जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये आपको 120 का ऑप्शन सी होगा। हम आपको थोड़ा सा बिहार जो है मुगल एम्पायर के अंदर में कैसे आया, कब आया, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं और ये मान सिंह को कब राजा बनाया गया था। तो याद रखिएगा, जो बिहार जो है अकबर जो है कब कॉन्क्वेस्ट करता है? तो 1574 ईस्वी में। 1574 ईस्वी में बिहार का जो इलाका है आपको मुगल एम्पायर में इंक्लूड किया जाता है। उस समय जो बिहार का जो गवर्नर बनाया जाता है वो है मुनीम खां। मुनीम खां जो अकबर का वजीर भी था, हाईएस्ट पोस्ट पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था मुगल एम्पायर में था वो मुनीम खां। इसी को बिहार का गवर्नर बनाया जाता है। लेकिन यह जल्दी ही मर जाता है।
मुनीर खान 2-3 साल के अंदर में ही मर जाता। उसके बाद अगले 10 साल में यहाँ पर 1575 से लेके 1587 तक में जो गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, वो गवर्नर अच्छा तरीके से काम नहीं कर पाता। देखिए, द वर्क ऑफ पेसिफिकेशन आल्सो हैम्पर्ड सीरियसली बाय द सडन डेथ ऑफ 4 सक्सेसिव वायसराय ऑफ बंगाल। तो 1574 में जो मुगल एम्पायर में बिहार और बंगाल, जब हम बिहार का शब्द यूज करें तो मान के चलिए बंगाल की इंक्लूडेड है, क्योंकि बंगाल ही बिहार को 90% मुगल टाइम में कंट्रोल कर रहा है। हम इल्तुतमिश के समय में भी देखें, जो बंगाल का ही शासक जो है बिहार को कंट्रोल कर रहा है। तो 1575 से लेकर 1587 तक में 4 गवर्नर जो अकबर के द्वारा अपॉइंट किया गया था, वो जल्दी-जल्दी मर रहा था या भाग रहा था। यहाँ देखिए, 3 फ्रॉम द अनहेल्दी क्लाइमेट एंड 1 एट द हेड ऑफ विक्टोरियस रिवर। तो व्हाइल ए 5th गवर्नर लेफ्ट बंगाल क्विकली। तो आपको 5 गवर्नर जो है भाग गया अपॉइंट 10 साल के अंदर में, लगभग में 5 गवर्नर अपॉइंट जो किया गया अकबर के द्वारा 1574 से लेकर 1587 तक में। 1587 में है ना? ठीक है, हाँ, 1587 ईस्वी में जो है आपको यह जो 1575 से लेके 1574 से लेके 1587 ईस्वी तक में जो गवर्नर अकबर के द्वारा अपॉइंट किया गया, या तो जल्दी मर गया या वहां से भाग गया, कोई यहाँ पर बंगाल में गवर्नर रहना नहीं चाह रहा था। तो फाइनली अकबर के द्वारा 1587 ईस्वी में राजा मानसिंह को बिहार और बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किया जाता, जो अकबर के मरने तक रहता है। तो याद रखिएगा, अकबर के मरने तक लगभग में 20 साल तक अकबर के टाइम में यह राजा मानसिंह बिहार और बंगाल का गवर्नर के रूप में काम करता है। तो यह एक इंपॉर्टेंट है बिहार मुगल एम्पायर के टाइम में। यहाँ देखें, राजा भगवंत दास सन ऑफ राजा भारमल वाज एल्डेस्ट सन ऑफ भारमल। भारमल की बेटी से अकबर जो है 1562 ईस्वी में शादी करता है, और शादी करने के बाद ही जो अकबर शादी करता है, उसके बाद अकबर के को हेल्प करने के लिए, अकबर के एम्पायर को हेल्प करने के लिए जो राजा भगवंत दास का बेटा था, राजा भारमल का बेटा जो था भगवंत दास, और भगवंत दास का जो बेटा था राजा मानसिंह, अकबर के साथ काम करने लगा था। तो यह है राजा मानसिंह का बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग 121 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिरांद स्टेट। चिरांद जो आपको जो आर्कियोलॉजिकल साइट चिरांद, याद रखिएगा, चिरांद और चेचर 2 फेमस है। चेचर जो है आपको वैशाली में, चेचर कहाँ पर? वैशाली में। चिरांद कहाँ पर? सारण में। तो चिरांद इज नियोलिथिक साइट लोकेटेड इन द सारण डिस्ट्रिक्ट। तो यह पॉइंट आपको सही है। नियोलिथिक people at Chirand built rectangular houses using wild reeds। तो यह पॉइंट गलत है, इनका सर्कुलर हाउसेस था। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, बोन इंप्लीमेंट्स एंड वैरायटी ऑफ बिट्स वर फाउंड हियर। तो याद रखिएगा, यहाँ पर पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, बोन इंप्लीमेंट्स सब आपको पाया गया है, या इंफॉर्मेशन आपको सही है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। तो यहाँ दिया गया रेक्टेंगुलर हाउस पाया गया, तो यहाँ रेक्टेंगुलर हाउस नहीं पाया गया, यहाँ पर क्या है? सर्कुलर हाउस पाया गया। याद रखिएगा, नियोलिथिक में आपको सर्कुलर हाउस मिला। Houses structure. Evidence suggests that Neolithic people at Chirand built circular houses using wild bricks, adapting to the environment around the Ganga river। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर की जगह सर्कुलर होना चाहिए। तो 121 का क्या आंसर रहेगा? आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। With reference to tomb of Alabal Khan, consider the following statement। Alabal Khan, ये important है। It is located in Rohtas district। तो यह पॉइंट सही है। It is built with white marble। तो गलत है, यह रेड मार्बल से बना हुआ है। यह जो है किससे बना हुआ है? तो रेड मार्बल से बना हुआ है। It consists of central chamber surrounded by veranda on all sides। तो यह भी जो आपको इसमें आंसर दिया गया है, जो अलावल खान का जो टॉम्ब है यहाँ पर, इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल चैम्बर सराउंडेड बाय बरामदा ऑन ऑल साइड। तो सेकंड आंसर गलत है, 1 और 3 जो है इसका सही है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी। तो ये अलावल खान कौन था? तो याद रखिएगा, जब शेरशाह अपना टॉम्ब बना रहा था, तो टॉम्ब बनाने की जिम्मेदारी दिया अलावल खान को। अलावल खान क्या किया? जो पैसा और जो मटेरियल शेरशाह का टॉम्ब बनने के लिए यूज होना था, उसके बदले यह अपना टॉम्ब बना दिया। यह अपना टॉम्ब बनाया, शेरशाह का तो टॉम्ब बनाया, ये उसके साथ ये अपना भी टॉम्ब बनाया, और शेरशाह के टॉम्ब से अच्छा टॉम्ब बनाया। तो अलावल खान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था शेरशाह के टॉम्ब को बनाने का, और यह अपना भी टॉम्ब बनाया, शेरशाह का भी टॉम्ब को बनाया। जब शेरशाह को पता चला जो ये तो मेरा अपना ही भी टॉम्ब बना लिया है, तो इसका हाथ काट देता है, तो यह याद रखिएगा, अलावल खान का भी टॉम्ब शेरशाह के टॉम्ब के बगल में ही है, और यह भी रोहतास में ही है। शेरशाह का भी टॉम्ब आपको रोहतास में है, और वह भी आपको रेड मार्बल का बना हुआ है। तो यह टॉम्ब ऑफ अलावल खान के बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर समझ में आ गया। एक बार देख लीजिए अलावल खान का जो यह टॉम्ब है। देखिए, द टॉम्ब ऑफ अलावल खान is located to the south city of Sasaram, the headquarter of Rohtas district. Alawal Khan was in charge of construction of tomb of Pathan ruler Shershah, but he has planned better material for his own material tomb। तो यह जो है शेरशाह के टॉम्ब को बनाने के समय अच्छा से अपना टॉम्ब बनाया, बेटर मटेरियल से। फॉर दिस अलावल खान वाज ह्यूमिलेटेड बाय शेरशाह। तो याद रखिएगा, उसके लिए शेरशाह ने इसका हाथ काट दिया था। टॉम्ब ऑफ अलावल खान सासाराम बिहार जो है, अलावल खान का क्या नाम था? अलाउद्दीन खान वाज सुपरिटेंडेंट ऑफ बिल्डिंग अंडर पठान रूलर शेरशाह एंड सलीम शाह। तो इतना ही नाम याद रखिएगा। देयर आर 3 graves inside one of अलावल खान एंड 2 रिलेटिव। तो इतना याद रखने की कोई जरूरत है नहीं, बट ओनली 2 अदर। ठीक है।
योर आल्सो इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अलाउल खान जो है शेरशाह का टॉम बनाने के समय अपना भी टॉम बना लिया था, जिसके लिए उसका हाथ पैर काट दिया गया था, हाथ काट दिया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो यह अलावल टॉम ऑफ अलावल खान। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बिहार एग्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। तो बिहार एग्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी की रिगार्डिंग है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कंपनीज एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कैन गेट ए 10% सब्सिडी। तो यह याद रखिएगा, जो यह आपको 10% सब्सिडी नहीं प्राप्त कर सकता है, या कितना करेगा, तो सब्सिडी कैन रेंज फ्रॉम 15 to 50%। तो सब्सिडी कितना मिलता है, 15% से लेकर 50% तक। तो एक बिहार एग्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के तहत इंडिविजुअल इन्वेस्टर कंपनीज और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कैन गेट 15% to 50%, कितना, 15% से लेकर 50% तक। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कैन रिसीव ए हायर सब्सिडी ऑफ 15%। तो यह भी याद रखिएगा, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको कितना प्राप्त कर सकता है, तो 25% तक। आपको इन जनरल कितना है, 15 से 50% तक का। अब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को कितना सब्सिडी मिलेगा, तो 25% का। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी आपको गलत है। उसके बाद है, टू अवेल द बेनिफिट अंडर दिस स्कीम द मिनिमम कॉस्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट शुड 0.25 करोड़ एंड मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट शुड 5 करोड़। तो यह बात सही है, मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट शुड बी 0.25 करोड़, मैक्सिमम शुड बी 5 करोड़। बिहार एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी द नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग दिस पॉलिसी। तो यह भी पॉइंट सही है, बिहार एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी जो है यह नोडल एजेंसी है इस बिहार एग्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए। तो थर्ड और फोर्थ सही है, ये सेकंड और फर्स्ट गलत है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। विद रेफरेंस टू फूल भंडार कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज द फर्स्ट मगही नॉवेल रिटन बाय जयनाथ पति। तो यह जयनाथ पति जी के द्वारा लिखा गया फूल भंडार पहला मगही नॉवेल है, तो यह पॉइंट सही है। इट वाज पब्लिश्ड इन 1950, तो यह गलत है, आपको 1928 ईस्वी में यह पब्लिश किया गया था। कब पब्लिश किया गया था, तो 1928 ईस्वी में। इट्स स्टोरी रिवॉल्व अराउंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए नवाब, ए कोर्टियन एंड ए सर्कल ऑफिसर। तो यह कहानी सही है। इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन वाज डन बाय अभय के। तो अभी रिसेंटली जो है अभय के जो ऑथर है, डिप्लोमेट है, उन्होंने इस मगही नॉवेल का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। तो 1 सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, तो 124 का आपको आंसर क्या हो जाएगा, 124 का आंसर आपको सी हो जाएगा, याद रखिएगा 124 का आंसर सी हो जाएगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं पूरा इस मगही नॉवेल को। देखिए, यह है आपको फूल बहादुर। फूल बहादुर जो मगही का पहला उपलब्ध उपन्यास है, मगही का पहला उपलब्ध उपन्यास कौन है, फूल बहादुर। किसके द्वारा लिखा गया है, जयनाथ पति के द्वारा। पब्लिश कब किया गया प्रथम बार, तो 1928 ईस्वी में, याद रखिएगा। पब्लिश कब किया गया पहली बार, 1928 ईस्वी में। अभी रिसेंटली देखिए 23 मार्च 2024 को मगही नोवेल फूल भंडार ट्रांसलेटेड बाय अभय के फीचर्स एट डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी लीड फेस्ट। तो अभी यह न्यूज में था, जो फूल भंडार का ट्रांसलेशन किया गया है इंग्लिश में, और इसको ट्रांसलेट करने वाले कौन है, पोएट डिप्लोमेट अभय के जो है, इनको पब्लिश किया है, इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया है। तो यह भी याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लें। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फेस्टिवल और महोत्सव। काकुलत महोत्सव। तो काकुलत महोत्सव जो है आपको नवादा में, काकुलत जो वाटरफॉल है कहां पर है, तो नवादा में है, याद रखिएगा। तो सहरसा जो दिया गया है यह गलत है। कोसी महोत्सव जो है आपको सहरसा में होता है। सूर्य राघव महोत्सव, सूर्य राघव महोत्सव आपको औरंगाबाद में होता है। सूर्य राघव महोत्सव कहाँ है, औरंगाबाद में होता है, याद रखिएगा। और मंदार महोत्सव जो है आपको मंदार पर्वत बांका में होता है। तो याद रखिएगा इसमें से कौन सा सही है, तो केवल ऑप्शन 4 जो है यह आपको सही है, ओनली 1 सही है, याद रखिएगा। कोसी महोत्सव सहरसा, काकोलत महोत्सव नवादा, और सूर्य राघव महोत्सव जो है आपको बिहार में कहां पर होता है, तो औरंगाबाद में होता है। तो 125 का आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, किशनगंज, भोजपुर, बांका, अररिया और सारण। तो बिहार में कौन सा डिस्ट्रिक्ट को इसमें डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट माना गया, तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार जो डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट माना गया है, तो डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट में आपको भोजपुर और सारण, किशनगंज, अररिया और बांका जो है आपको डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, याद रखिएगा। मोस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट बिहार जो है सारण, भोजपुर, बेगूसराय, पटना, मुजफ्फरपुर और शेखपुरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको 3 और 4 हो जाएगा। और मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में कौन है, तो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का है उसमें है किशनगंज, याद रखिएगा। मोस्ट बैकवर्ड में किशनगंज है। उसके बाद आपको जो है बांका है, बांका आपको मोस्ट बैकवर्ड में है। अररिया भी मोस्ट बैकवर्ड में है। उसके बाद शिवहर और लखीसराय। तो मोस्ट बैकवर्ड में सबसे ज्यादा किशनगंज, बांका, अररिया, शिवहर और लखीसराय है। और मोस्ट डेवलप्ड में आपको नंबर 1 पर आता है सारण, भोजपुर, बेगूसराय, पटना, मुजफ्फरपुर और शेखपुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, याद रखिएगा। उसके बाद है विद रेफरेंस टू मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट प्रोवाइड्स ए हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट टू दोज हु आर नॉट कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। तो यह याद रखिएगा, यह जो अभी स्टार्ट किया गया है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के यह सही अंडर इंश्योरेंस कवर ऑफ 10 लाख रुपीज इज गिवन अंडर दिस स्कीम। तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत केवल 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है, न कि 10 लाख। तो यह जो सेकंड पॉइंट दिया गया यह आपको गलत है, क्योंकि यहाँ 10 लाख का पॉइंट दिया गया है, 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है। तो यह पहला पॉइंट आपको 127 का ऑप्शन ए सही। अब आपको मैथमेटिक्स का 10 क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर बता देते हैं, आप ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप हमसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और
यूट्यूब के द्वारा कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। तो देखिए 128 नंबर का जो है मैथमेटिक्स का केवल आंसर बोल देते हैं, इसका है आंसर ऑप्शन बी। 129 का जो है आपको ऑप्शन ए, याद रखिएगा 129 का ऑप्शन ए है, 130 का जो है ऑप्शन बी है, 131 का ऑप्शन सी है, 131 का ऑप्शन सी है, 132 का जो है ऑप्शन आपको बी है, 133 का जो है ऑप्शन सी है, 134 का जो है आपको ऑप्शन डी है और 135 का जो है आपको क्या है ऑप्शन बी है। ठीक है, 135 का ऑप्शन बी है और 136 का जो है ऑप्शन ए, 137 का बी है। तो इस तरीके से मैथमेटिक्स के जो 10 क्वेश्चन थे यह आपको यहाँ पर हम बताते हैं। अब हम लोग अगला फिर करेंट अफेयर देखते हैं। तो देखिए आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिंदेश्वर पाठक। तो बिंदेश्वर पाठक जो सुलभ शौचालय के लिए फेमस थे, इनका देहांत हो गया। He was brand ambassador for स्वच्छ रेल मिशन, तो यह ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। He was conferred the पद्म भूषण posthumously in 2024। तो याद रखिएगा यह गलत है, अभी इनको पद्म विभूषण मिला है। इनको क्या मिला है? पद्म विभूषण जो है अवार्ड मिला। पद्म भूषण इनको 1991 में ही मिल गया था। पद्म भूषण जो है इनको 1991 में मिल गया था। बिहार का द्वितीय सर्वोच्च अवार्ड जो है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण अभी इनको सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 2024 में मिला। तो यह गलत है। He was founder of सुलभ इंटरनेशनल, तो यह सबको मालूम है। He wrote a book named The Road to Freedom, तो यह भी याद रखिएगा, यह इनके द्वारा लिखा गया The Road to Freedom बुक है। यह एक ऑथर भी थे और इन्होंने बहुत सारा बुक लिखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 138 का ऑप्शन बी हो जाएगा। हम इनके बुक को थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ठीक है, शायद नहीं है, तो याद रखिएगा ये ठीक है, इसका हम 15 नहीं इंक्लूड कर पाए हैं, लेकिन याद रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। बिंदेश्वर पाठक बिहार के लगभग में हर आदमी को नाम मालूम ही होगा। बिंदेश्वर पाठक का सुलभ शौचालय इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, अभी भी चल रहा है, पूरे भारत में आपको मिल जाएगा। उसका देखिए भू विजन ए सॉइल टेस्टिंग सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय, तो भू विजन जो सॉइल टेस्टिंग है सिस्टम है, यह किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो याद रखिएगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च एंड कृषि तंत्र के द्वारा यह स्टार्ट किया गया है भू विजन। तो भू विजन जो है आपको जिसे कृषि रास्ता के नाम से भी जाना जाता है, यह मृदा प्रशिक्षण प्रणाली है। यह क्या है? मृदा टेस्टिंग प्रणाली। दिस सिस्टम सिमुलेसली कंडक्ट 12 की सॉइल पैरामीटर टेस्ट इन जस्ट 30 मिनट। तो मिट्टी का जो क्वालिटी है उसके 12 पैरामीटर्स के आधार पर 30 मिनट के अंदर में मृदा का यह टेस्टिंग कर सकता है भू विजन। तो याद रखिएगा यह किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च और कृषि तंत्र के द्वारा। उसके बाद इन इंडिया द एमएसएमई सेक्टर इज ए वाइब्रेंट एंड डायनामिक पार्ट ऑफ इकोनॉमी। द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेट। तो एमएसएमई डे जो है हम लोग हर साल 27 जून को मनाते हैं। याद रखिएगा द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 27 जून। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डे इज टू हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एमएसएमई सेक्टर टू कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो एमएसएमई डे जो है भारत में 27 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। Prime Minister Narendra Modi has recently been conferred with an order of Saint Andrew the Apostle Award. It is the highest civilian award of Russia. याद रखिएगा अभी जो है अवार्ड तो इनको 2019 में ही दे दिया गया था, लेकिन अभी जो रसिया गए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो उनको यह अवार्ड सौंपा गया। तो ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू अपोस्टल अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को पुतिन जी के द्वारा दिया गया है रसिया में। तो यह याद रखिएगा। Which of the following bodies has introduced the nation first transit card during the global fintech फेस्ट 2023? तो एसबीआई जो है आपको नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड इशू किया। इसको यूज करके आप जैसे मेट्रो स्टेशन है वहां पर भी इसको यूज कर सकते हैं। बाकी जो क्रेडिट कार्ड का जो यूज होता है आप पेमेंट करने के लिए, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ट्रांजिट स्पेसिफिक यह कार्ड बनाया गया है किसके द्वारा? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके बाद हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो इफेक्ट सर्टिफाइड एमएसएमई इज प्रेजेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो आज के डेट में याद रखिएगा जीरो इफेक्ट सर्टिफाइड एमएसएमई सबसे ज्यादा बिहार में। याद रखिएगा कहां पर सबसे ज्यादा है? तो यह आपको बिहार में है। कितने बिहार में है? तो याद रखिएगा बिहार में आज के डेट में जो इस टाइप का है वो एमएसएमई वो है 3171 ऐसे सर्टिफाइड एमएसएमई है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु में है 3119, बिहार में 3171, तमिलनाडु में 3119 और तीसरे नंबर पर जो है हरियाणा, वहां पर है, यहाँ पर तो नाम नहीं है, ठीक है, वहां पर 2947। तो बिहार में सबसे ज्यादा जेड सर्टिफाइड एमएसएमई परसेंट है। तो जीरो इफेक्ट एमएसएमई सबसे ज्यादा आपको बिहार में है और बिहार के बाद तमिलनाडु में। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। उसके बाद एआई क्रिस और एआई भूमि आर टू न्यूली लॉन्च्ड एआई एंकर्स फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चैनल? तो दूरदर्शन किसान जो है, दूरदर्शन किसान दो एआई एंकर एआई क्रिस और एआई भूमि को लॉन्च किया। याद रखिएगा दूरदर्शन किसान जो है यह 2 एआई एंकर को नियुक्त किया है जो 24 घंटे जो है 365 दिन न्यूज पढ़ सकता है। याद रखिएगा दूरदर्शन किसान जो है 2 एआई एंकर एआई कृषि और एआई भूमि को लॉन्च किया है, जो सरकारी टीवी चैनल है, ठीक है। तो दूरदर्शन किसान ने 2 न्यूज चैनल
दो एंकर न्यूज पढ़ने के लिए बनाया है AICTC और AI। उसके बाद सागा डाबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो ये सागा डाबा जो है यह आपको कहाँ पर होता है, तो सिक्किम में फेस्टिवल होता है। तो सागा डाबा फेस्टिवल जो है यह आपको कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। तो इस सागा डाबा को हम लोग एक बार देखते हैं। तो देखिए सागा डाबा फेस्टिवल को, यह है सागा डाबा। सागा डाबा का क्या मतलब है, ट्रिपल ब्लेज्ड फेस्टिवल। ट्रिपल ब्लेज्ड फेस्टिवल ये आपको सिक्किम में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो इस दिन माना जाता है जो महात्मा बुद्ध को इसी दिन जन्म हुआ था, इसी दिन ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी। तो सागा डाबा फेस्टिवल याद रखिएगा, ट्रिपल ब्लेज्ड फेस्टिवल ये सिक्किम के बुद्धिस्ट लोग मनाते हैं। जो माना जाता है जिस दिन हम लोग पूरे भारत में बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, तो इसी बुद्ध पूर्णिमा को ये लोग सागा डाबा फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। तो सागा डाबा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखिएगा सिक्किम में मनाया जाता है, सिक्किम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्धमानपुर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्धमानपुर। वर्धमानपुर इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। याद रखिएगा वर्धमानपुर आपको महाराष्ट्र में है, गुजरात में नहीं है, महाराष्ट्र में। इट इज बीइंग डेवलप्ड एज ए डीप सी पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो सही है, महाराष्ट्र जो है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है। इट इज गोइंग टू बी इंडियाज लार्जेस्ट डीप ड्राफ्ट पोर्ट। तो यह बिहार भारत का लार्जेस्ट डीप ड्राफ्ट पोर्ट बनने वाला है। तो इसमें पहला पार्ट गलत है, 2/3 जो है यह आपको सही है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका हो जाएगा। उसके बाद है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड नवरत्ना स्टेटस टू 4 पब्लिक सेक्टर कंपनीज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नवरत्ना स्टेटस। तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिस्पांसिबल फॉर ग्रांटिंग नवरत्ना स्टेटस टू कंपनीज। तो यह पॉइंट सही है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज जो है यह किसी भी कंपनी को नवरत्ना महारत्ना स्टेटस देता है। अभी रिसेंटली 4 कंपनी को नवरत्ना का स्टेटस मिला। अभी रिसेंटली 4 कंपनी को नवरत्ना का स्टेटस मिला और इस तरीके से भारत में भी टोटल 25 नवरत्ना हुआ है, इसलिए यह न्यूज में है। याद रखिए भारत में टोटल अभी 25 नवरत्ना है। It gives financial and operational freedom to invest up to 10,000 crore on single project without seeking government approval। तो यह याद रखिएगा, यह बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के 1000 करोड़ तक का प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। 10,000 जो लिखा वह गलत है, कितना होना चाहिए, 1000 तक का। भारत रत्न इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और नवरत्ना। तो यह 2 एग्जांपल है जो नवरत्ना का है। तो इसमें देखिए 1 और 3 जो है सही है, आपको सेकंड जो है गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे नवरत्ना स्टेटस पर थोड़ा सा तो देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर एड्स 4 न्यू नवरत्ना। ये कब का इंफॉर्मेशन है, 31 अगस्त 2024 का इंफॉर्मेशन है। इसमें 4 नए नवरत्ना कौन बना है, सतलज जल विद्युत निगम, उसके बाद सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, तो रेल तेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यह है आपको क्या है, देखिए नवरत्ना कितने हो गया, 25। याद रखिएगा ये जो लास्ट 4 है ये अभी इस साल जुड़ा है। तो रेल तेल, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NHPC और SJVN जो बना है। और महारत्ना कितने हैं, तो 13। तो याद रखिए, रख सकते हैं एग्जाम में कभी कभी महारत्ना और नवरत्ना कौन सा है पूछ देता है। तो महारत्ना तो कम से कम याद रखना चाहिए थोड़ा सा। तो यह है महारत्ना नवरत्ना का। अगला लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड देयर न्यू फ्लैग, द इंसिग्निया हैज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड यतो धर्मस्थ जया inscribed on it, from which of the following book has it been taken from। तो यतो धर्मस्य जया अर्थात जहाँ धर्म है वहीं जय होती है, यह स्टेटमेंट आपको महाभारत के श्लोक में है। तो इसी स्टेटमेंट को सुप्रीम कोर्ट के एम्ब्लेम पर रखा गया है। तो यतो धर्मस्य ये भी आपको दिखाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का नया एम्ब्लेम बना। यह है देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो नया एम्ब्लेम है, यतो धर्मस्य जया सुप्रीम कोर्ट का नया एम्ब्लेम है। और यह स्टेटमेंट कहाँ लिया गया, तो यह स्टेटमेंट आपको महाभारत से लिया गया। याद रखिएगा यह स्टेटमेंट कहाँ का है, तो महाभारत का। उसके बाद गुल ई सम म्यूजियम इज बीइंग ओपन्ड इन द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये जो गुल ई सुम संग्रहालय है यह आपको जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया गया। यह गुल ई सुम संग्रहालय गुलमर्ग आर्मी म्यूजियम संग्रहालय, गुलमर्ग आर्मी म्यूजियम संग्रहालय है, यह जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया गया है। श्रीनगर में गुलमर्ग आर्मी म्यूजियम गुल ए सुम खोला गया। यह कश्मीर के प्रसिद्ध इतिहास और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए पहला संग्रहालय। तो इसमें यह दिखाया जाएगा कि संग्रहालय युद्धकालीन प्रयासों में सेना की भूमिका, राष्ट्रीय विकास में उनका योगदान और जम्मू कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। तो आर्मी कैसे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट वर्क में मदद कर रहा है और जम्मू कश्मीर का भी जो विरासत है वह सबको दिखाया जाएगा इस म्यूजियम में। गुल ई सब म्यूजियम तो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में। और यह आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट गेन इन फॉरेस्ट एरिया एडिंग 2,66,000 हेक्टेयर एनुअली फ्रॉम 2010 टू 2020। व्हाट रैंक डिड इंडिया अटेन इन द ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया गेन रिपोर्ट बाय फॉरेस्ट जो है इसके द्वारा दिया गया है, FOA के द्वारा। तो इंडिया का तीसरा पोजीशन है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया जो गेन किया है वह है चाइना। चाइना के बाद जो है नंबर 2 पर वह है ऑस्ट्रेलिया और नंबर 3 पर जो है वह आपको कौन सा है, तो वह है इंडिया। तो इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट गेन इन फॉरेस्ट एरिया एडिंग 2,66,000 हेक्टेयर एनुअली फ्रॉम 2010 टू 2020, रैंकिंग 3rd ग्लोबली बिहाइंड चाइना और ऑस्ट्रेलिया।
याद रखिएगा, जो भारत ने 2010 से 2020 तक सालाना 2,66,000 हेक्टेयर जोड़कर वन क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ अर्जित किया है। FAO द्वारा वैश्विक वन क्षेत्र लाभ में भारत ने कौन सा रैंक प्राप्त किया? तो तीसरा। तो इस तरीके से ये टेस्ट पेपर 24 जो था उसके 150 क्वेश्चन हम लोग यहाँ कंप्लीट किया। उम्मीद है ये पूरा डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा होगा, यूजफुल लग रहा होगा। तो आप लोग जरूर, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी फीडबैक हो, आप हमें यूट्यूब, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के द्वारा जुड़ के दे सकते हैं। इससे डिस्कशन से रिलेटेड पीपीटी, पीडीएफ के लिए भी आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग जो है टेस्ट नंबर 25 के कम से कम 50 क्वेश्चन को अपलोड करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।